नमस्कार दोस्तों, आज हम एके मैनेजमेंट क्लासेस में आपका अगला एलिमेंट जो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में ही आज हम नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट में ही हम एलिमेंट 2 करेंगे। सो एलिमेंट 2 है हमारे पास ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। इसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं एलिमेंट 2 के, पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ ऑर्गेनाइज फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। एलिमेंट 2 जो है जो आज हम करेंगे, और एलिमेंट 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट। और एलिमेंट 4 जो हम उससे भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज़ कैरिड आउट पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। सो आज हम जो करेंगे वो करेंगे एलिमेंट 2। सो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इसके एलिमेंट 2 में, PC8 share with the learner clearly the acceptable standard of knowledge and performance required from them at the end of the session. PC9 brief the learner on the work health and safety requirement and consequences of not adhering to the same. PC10 ensure all learners have access to necessary equipments and material for practicing on and learning the work skill. PC11 explain each step in the task or procedure required to be learned to all learners and clarify their queries with respect to the same. PC12 demonstrate each step in the task or procedure required to be learned at all learner at the pace and manner that is easy for learner to follow. PC13 explain unfamiliar terms and jargons as and when it is used in the word that learners can understand easily. PC14 state the precautions to be taken while performing the various steps. Provide opportunities for each learner to practice each step in the task or procedure required to be learned immediately after demonstration if possible. PC16 ensure steps are taken to protect the student as he or she perform each step of the procedure from hazards. PC17 follow the learning program and or delivery plan to cover all learning objective. तो स्टार्ट करते हैं इन परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो PC8 हैज शेयर विद द लर्नर क्लियरली द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज एंड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम देम एट द एंड ऑफ द सेशन। सो इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो बोला जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको जब भी आप सेशन ले रहे हैं, जब भी आप ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या आउटकम्स जो हैं, डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये कब बताया जाता है? जब आप कोई सेशन ट्रेनिंग का शुरू करते हैं, है ना। और हर एक्टिविटीज़ के करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके आउटकम्स आएंगे, ये भी ज़रूर एक्सप्लेन करें ड्यूरिंग द सेशन। Now PC9 है brief the learner on the workspace health and safety requirement and the consequences of not adhering to the same. ठीक है, सो एज ए ट्रेनर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो हैं हेल्थ और सेफ्टी की गाइडलाइंस लर्नर को ईच एक्टिविटीज़ ईच सेशन में ज़रूर बताएं, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ आप जो हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो सकते हैं, आपको बताने हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ डील करना है ना, उसकी ट्रेनिंग देनी है स्टूडेंट्स को।
ठीक है? तो मैं कहीं न कहीं जब भी वो स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिकल्स, जो भी मैं स्किल्स सेट लेके बैठा हूँ, जो मेरे ध्यान में है, और उसको यूज़ करने के जो एसओपी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं या ऑर्गनाइज़ेशंस की कोई गाइडलाइंस हैं, तो उनको ज़रूर ब्रीफ़ करूँगा, ताकि उसके वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी उसकी जो है प्री मोस्ट रिक्वायरमेंट है। अगर हेल्थ ठीक होगी तभी वो काम प्रॉपर वे से होगा, है ना? तो ये ज़रूर बता दें कि अगर आप प्रॉपर वे से जो है एडहेयर नहीं करते हैं इन रूल्स रेगुलेशंस को, एसओपी को, तो उसके परिणाम क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर जो उसके कंसीक्वेंसेस रहेंगे, जो उसके रिजल्ट्स रहेंगे, वो कोई अच्छे तो रहेंगे नहीं अगर आप प्रॉपर वे से एसओपी का यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि करंट लगने के चांस हैं, चोट लगने के चांसेस हैं, तो इमरजेंसी को बुलावा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको प्रैक्टिकल या स्किल नॉलेज दे रहे हैं किसी मशीन को ऑपरेट करने की या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करने की, तो कहीं न कहीं उसके एसओपी बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके हेल्थ और सेफ्टी नॉर्म्स का याद रखा जा सके और बच्चे की जो एक ट्रेनी है, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है? नाउ PC10 है हमारे पास। Ensure all learners have access to necessary equipment and material for practicing on and learning the work skill. So ये ज़रूर इंश्योर करना है कि जो भी टॉपिक का पॉइंट्स हैं, है ना, जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल मान लो मैं स्विंग मशीन ऑपरेटर की जॉब रोल के लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरे से मान लो, वैसे तो हमने प्रीवियस सेशन में किया था कि हर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब वो प्रैक्टिस करेंगे तभी वो परफेक्ट बन पाएंगे। बट अब जो भी लर्नर्स आपके बैच में हैं, चाहे वो 15 हैं, चाहे वो 30 हैं, जो भी नंबर हैं, तो उन सभी को उन इक्विपमेंट्स को जो है यूज़ करने का टाइम मिले, है ना? ताकि उनकी जो एक्टिविटी है, जो टॉपिक की एक्टिविटी है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? और जो भी मटेरियल और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो एज़ ए ट्रेनर आपको पता होना चाहिए। और आपकी ट्रेनिंग का जब मॉड्यूल है, आपने सेशन प्लान बनाया, तो कहीं न कहीं आपको ये एडवांस में पता होगा कि किन इक्विपमेंट्स और मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विंग मशीन ऑपरेटर बनाना है, तो मुझे टूल्स, इक्विपमेंट, इंची टेप चाहिए, है ना? मार्कर्स चाहिए, मुझे जो है स्विंग मशीन चाहिए, नीडल्स चाहिए उसकी, ऑयल चाहिए, ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट, कटर चाहिए, है ना? सीज़र्स चाहिए, है ना? तो ये सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का वो प्रॉपर वे से पर्सन जो है यूज़ कर सके। ठीक है? सो जो भी लर्नर्स हैं उन सभी को इन चीज़ों से अवेयर करना है। कई बार क्या होता है कि इक्विपमेंट्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर वे से ज़्यादा नहीं होते। तो कहीं न कहीं हमें हर लर्नर्स को ध्यान में रखते हुए हर किसी को यूज़ करने का मौका देना है, ताकि जो है वो प्रैक्टिस करे बार-बार। और लर्नर जो है जब आप अपने एक्चुअल वर्क प्लेस पे जाएगा, जब उसकी जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, तो उसको वहाँ पे उस टूल्स और इक्विपमेंट को यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। राइट? नाउ PC11 है, एक्सप्लेन ईच स्टेप इन द टास्क और प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी लर्न्ड टू ऑल लर्नर्स एंड क्लेरिफाई देयर क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द सेम। सो बोलता है जब भी ड्यूरिंग द सेशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई भी टॉपिक, है ना, कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस टॉपिक में जो भी टास्क और प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन ऑपरेटर्स की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं मान लो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या है, स्विच ऑन करना है ये पावर का, ठीक है? तो ये स्टेप 1 हो गया। हर स्टेप को आपको ध्यानपूर्वक बताना होगा, है ना? उनको नोट डाउन करवाना होगा, सो दैट कि जब वो एक्चुअल में खुद प्रैक्टिस करें तो उन्हें पता हो कि सबसे पहला स्टेप क्या है। ठीक है? तो पावर बटन ऑन हुआ, पावर बटन ऑन होने के बाद, है ना, हमें पहले उसके स्विंग मशीन के पार्ट्स बताने होंगे, हर पार्ट्स बताने होंगे कि कौन से पार्ट का क्या यूज़ है और कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे, ठीक है? उसके बाद जो है ना, उसकी जो मोटर है ना, जहाँ से उसका जो है कंट्रोल है, उसका कंट्रोल सिस्टम को समझाना पड़ेगा। कैसे करना है कंट्रोल, किस तरह से करना है ना? तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हैं वो हमें क्लेरिफ़ाई करने ही पड़ेंगे लर्नर्स को, है ना? और अगर उनकी कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है ना, उस सेम स्टेप्स को लेकर, तो वो भी बताने पड़ेंगे। ठीक है? जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं, उनको इमीडिएटली रिज़ॉल्व हमें करना ही पड़ेगा।
ठीक है। नाउ PC12 में बोलता है डेमोस्ट्रेट ईच स्टेप इन द टास्क और प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी लर्न टू ऑल ट्रेनर एट ए पेस एंड मैनर दैट इज इजी फॉर लर्नर टू फॉलो। तो बोलता है हमें हर स्टेप को और टास्क को और जो उसका प्रोसीजर है ना, उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। सो एज देर इज ए गैप बिटवीन लर्नर एंड लर्निंग आउटकम्स क्या अचीव होनी है जो आफ्टर ट्रेनिंग होगी कि एक मैंने जैसे एग्जांपल लिया स्विंग मशीन ऑपरेटर है ना। सो वो क्या है, कपड़ा सिल रहे हैं तो लर्निंग आउटकम है कि उसको शर्ट बनाने आनी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द सेशन कि उसको लर्नर को ये चीज़ आ जाए, तो पहले तो उसको आती नहीं है मशीन भी चलाने, ठीक है। तो ये चीज़ का पता होना चाहिए। सो बोलता है जब आप कोई भी एक्टिविटी डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, ईच स्टेप को डेमोस्ट्रेट कीजिए स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाइड मैनर में, सो दैट कि लर्नर को अपनी पेस के अकॉर्डिंग वो स्टेप जो है वो समझ में आ जाए। PC13 explain unfamiliar terms and jargons as and when it is used in words that the learner can understand easily। बोलता है अब क्या होता है, बोलता हर सब्जेक्ट के कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है जो कि इंडस्ट्री यूज़ करती है। ट्रेनर ऑब्वियस सी बात है उसी फील्ड से उसको नॉलेज है उसकी, ठीक है। और एक ट्रेनर को ये यूज़ भी करनी चाहिए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईटी का कोर्स करवा रहे हैं तो उसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ना, टेक्निकल वर्ड्स हैं, MS DOS फॉर एग्जांपल, है ना, या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो ट्रेनर अगर यूज़ कर रहा है तो ये जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं और ये जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जार्गन्स यूज़ कर रहे हैं जिसका मीनिंग एक स्टूडेंट को शायद नहीं पता है, तो आपने ये इन वर्ड्स के मीनिंग को भी क्या करना है, यूज़ करना है, प्लस समझाना भी है कि इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल और एंड ऑफ द सेशन एक ट्रेनी को ये पता हो कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और दूसरा, लर्नर को आसानी से समझ आ सके कि टेक्निकली एग्जैक्ट वर्ड क्या है इसके लिए, है ना। जैसे हम रिटेल में चले जाते हैं तो रिटेल में मैनीक्वींस को बोलते हैं बुत, है ना। जिसको नहीं पता कि वो बोल देता भूत है या मूर्ति है, कुछ भी बोल सकता है ना। बड़े बड़े से गुड्डे रखे हुए हैं, है ना। बट द एक्चुअल वर्ड इज डमी और मैनीक्वीन। तो ये वर्ड्स पता हों उस लर्नर को, ताकि एट द एंड जब वो जॉब पे जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के टर्म्स यूज़ करते तो उसको पता होना चाहिए कि मैनीक्वीन्स क्या होती है, राइट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। PC14 है स्टेट द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग द वेरियस स्टेप्स। बोलता है सो ट्रेनर जो है उसको हमेशा SOPs ऑफ ट्रेनिंग से अडेयर करना ही पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, है ना। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी या डेमोन्स्ट्रेशन करता है या की जाती है, ठीक है। और वो ट्रेनीज़ को भी वैसी ही हिदायतें देगा कि वो भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो काम करें, अदरवाइज़, है ना, किसी भी तरह की इमरजेंसी आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो SOPs, एक तो उसी इक्विपमेंट के SOP होंगे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस या प्रोसीजर्स होंगे, है ना, अगर दिए गए हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। PC15 में बोलता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ईच लर्नर टू प्रैक्टिस ईच स्टेप इन द टास्क और प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी लर्नड इमीडिएटली आफ्टर द डेमोन्स्ट्रेशन इफ पॉसिबल। सो बोलता है कि एक ट्रेनर मस्ट बी इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है ना। चाहे ट्रेनीज जो है कितना भी भेदभाव नहीं करना उनके साथ, है ना। सभी को, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स कम हैं
कई बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी जो है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ओनली 1 या 2 होगी। तो बोलता है इम्पार्शियल नहीं बनना है ना, हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए है, उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए है ना, हर लर्नर को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है उस इक्विपमेंट और उस लर्नर को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए सेशन प्लान के अकॉर्डिंग हर ट्रेनर को ना गाइडलाइंस भी फॉलो करने पड़ेंगी और इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। नाउ PC16 है, इंश्योर स्टेप्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स एज ही और शी परफॉर्म ईच स्टेप ऑफ द प्रोसीजर फ्रॉम हैजर्ड्स। ठीक है, अब आपको एज ए ट्रेनर, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो। इफ़ देर इज़ एनी प्रैक्टिकल नॉलेज टू बी गिवन, द ट्रेनर कंप्लीटली फॉलो द SOP ऑफ द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना, इक्विपमेंट के SOP होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस होंगी, उनको फॉलो करना है। एंश्योर ट्रेनी भी उन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि कोई भी हैजर्ड्स या इमरजेंसी सिचुएशंस ट्रेनर की गाइडेंस के अंदर ना हो पाए। Now, PC17, follow the learning program and or delivery plan to cover all learning objectives. So बोलता है जो भी आपका learning program है और द डिलीवरी प्लान है, मतलब सेशन प्लान में जो आपने एक्टिविटीज़ प्लान कर रखी हैं, जो भी काम आपने करवाना है उस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, ट्रेनिंग की आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए, तो बोलता है जैसे हमने प्रीवियस यूनिट्स यानी कि नॉसेस में भी किया कि एक ट्रेनर को सेशन प्लान फॉलो करना होता है जो कि पर्टिकुलर ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना है, जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव भी मेंशन्ड हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग भी मेंशन हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेनर को उसके साथ अलाइन होके, उन गाइडलाइंस को अलाइन होके ही काम करना है, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनर्स जो है फैसिलिटेट करें फुल प्रोग्राम को। होप आपको ये एलिमेंट 2 समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये एलिमेंट 2 जो है, जो वीडियो है वो समझ में आ गई है, तो मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।